हेलो क्लास 10। आज हम बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 देखेंगे जो विज्ञान विषय का है और ये है सेट नंबर बी। इसके पहले हमने सेट नंबर ए डिस्कस किया था। आज हम सेट नंबर बी पढ़ रहे हैं। तो वही इसके लिए भी आपको 3 आवर का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का रहेगा और इंस्ट्रक्शन आपके जैसे फर्स्ट सेट में थे वही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके ये 8 मार्क्स के ऑप्शंस रहेंगे। तो Fe2O3 प्लस 2Al दिस इम्प्लाइज Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन दी हुई है ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। तो ऑप्शन है इसके संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है, ये जो Fe2 है वो क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है किससे, एल्यूमिनियम से। तो ये हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? कौन सी ऐसी अधातु है जो क्या है, द्रव है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी फास्फोरस, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो जो ब्रोमीन है ये एक ऐसी अधातु है जो क्या है, द्रव है। नंबर 3, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जब दो तंत्रिका कोशिका होती है और उनके बीच में जो गैप आता है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स, द्रुमिका, एक्सॉन या आवेग। तो उसे बोलते हैं सिनेप्स। नंबर 4, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, पैलिनेरिया द्वारा या उपयुक्त सभी। तो ये होता है राइजोपस द्वारा। तो इसमें यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके थ्रू होता है? ए गुणसूत्रों द्वारा, बी RNA द्वारा, सी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और डी केंद्रक द्वारा। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो गुणसूत्रों द्वारा होता है। नंबर 6, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यदि जो बिंब बन रहा है अवतल दर्पण पे वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा बन रहा है, तो आपको बताना है कि वस्तु कहाँ पे है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र से परे है या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वस्तु कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन 7, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किया जाने वाला लेंस है। तो दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, साधारण लेंस का या बेलनाकार लेंस का। तो दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर, वॉट, ओम या वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सही जोड़ी बनाओ। आपको क्या करना है? मैच करना है। इसमें आपको 2 स्तंभ दिए हैं, स्तंभ आ, स्तंभ बा, कॉलम दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है सभी धातुएं, वृक्क की इकाई, परिधि तंत्रिका तंत्र, पर परागण, DNA, उत्तल लेंस, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इनके सामने आपको दिया है कीट द्वारा, बीज में मोटा तथा किनारों पर पतला, इंद्रधनुष, विद्युत चालक, फैराडे, कपाल तंत्रिका तंत्र एवं मेरुरज्जु, नेफ्रॉन या आनुवांशिक पदार्थ। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या था? सभी धातुएं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं होती हैं, इसका आ जाएगा आंसर आपका
विद्युत चालक। सभी धातुएं विद्युत चालक होती हैं। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। जी से मैच हो जाएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरु रज्जु। पर परागण किस में होता है? कीटों द्वारा होता है पर परागण। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है? इंद्रधनुष है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसने दिया? फैराडे ने दिया। तो इस तरीके से ये हमारी मैच कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उससे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2, आधात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं। तो आधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन होता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से खालिस्तान होना चाहिए। तो वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होना चाहिए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक खालिस्तान है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान नहीं करती। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है। तो ये होता है 10%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द में या एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए। अम्ल क्षार अभिक्रिया जो है उसमें जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं उनके नाम लिखना है। तो वो बनते हैं लवण तथा पानी। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम जो है वो उत्तरदायी होता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नाम का रोग होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परागण। दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। तो ये होती है फोकल डिस्टेंस, ये वस्तु की दूरी, ये होती है छवि की दूरी। अब आपको बोल रहा है विभवांतर, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो इसको आप फॉर्मूले से भी शो कर सकते हैं और सेंटेंस से भी। तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो R होता है, ठीक है, क्या होता है आपका V = IR होता है। ठीक है, तो जो R होगा V/I रहेगा। मतलब उसके विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात V/I = R। तो यही है इनके बीच में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब 2 जो रहते हैं पदार्थ, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे CaO + CO2, यहाँ पे 2 पदार्थ हैं मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है।
संयोजन अभिक्रिया के और में हमें दिया हुआ है अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अपघटन और वियोजन क्या होता है? वियोजन जो है अपघटन अभिक्रिया की अपोजिट अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं भर्जन का मतलब क्या होता है। रसायन शास्त्र की वह रासायनिक क्रिया, क्या? रसायन शास्त्र की वह रासायनिक क्रिया जिसमें अयस्क हवा की उपस्थिति में, क्या? अयस्क हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किए जा सकते हैं, उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किए जा सकते हैं, यही क्या कहलाते हैं? भर्जन कहलाते हैं। इसके और में देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन दिया है। इसके और में क्वेश्चन दिया है निस्तापन किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है निस्तापन का। वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन है, किंतु वायु या ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में किया जाने वाला ऊष्मा उपचार ही निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावयवता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। समावयवता से आप क्या समझते हैं और उसके उदाहरण हमको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होती है समावयवता। ऐसे यौगिक, कौन? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हों परंतु भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो। मतलब जिनके अणुसूत्र तो समान होते लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, परस्पर समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इनके अलग अलग होते हैं, तो ये घटना समावयवी कहलाती है और तथा इसे समावयवता की घटना कहते हैं। चलिए इसके और में देखते हैं क्या है। इसके और में है संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं। तो संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं? आंसर है संरचनात्मक समावयवता उस अन्य यौगिकों को कहते हैं जिसके अणु में स्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, किसकी? परमाणुओं की संख्या समान हो किंतु उनके बीच अलग रासायनिक आबंध हो, इन्हें कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषाएं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण हरे पौधे, मतलब जो पेड़ पौधे हैं जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उन्हें विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वे विषमपोषी जीव कहलाते हैं। और में दिया हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है तथा इनके उत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण मतलब वही जिसमें वे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी की जो परिस्थिति है उसके लिए या स्वपोषी की जो घटना है उसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। तो स्वपोषी के पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड।
और इसके उत्पाद हैं आणविक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होते हैं स्वपोषी के लिए आवश्यक घटनाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? और इसके और में पूछा है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स हम एक साथ देख लेते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं एवं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। इस प्रकार के प्रजनन में दो जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें युग्मकों का निर्माण तथा निषेचन की क्रिया होती है। युग्मकों का निर्माण होता है तथा निषेचन की क्रिया होती है। इस प्रजनन में से बना जीव अपने जनक से भिन्न होता है और यह प्रजनन जो है वो धीमी गति से होता है। तो ये है लैंगिक जनन। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है जिसमें इस प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रजनन में होने वाले सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। इसमें होने वाले सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। इनमें युग्मकों का निर्माण तथा निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार के प्रजनन से बना जीव अपने जनक के समान होता है। इसमें प्रजनन तेजी से होता है। तो ये है आप यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया? मटर के पौधे का चयन किया। कोई दो कारण लिखिए। तो आपको क्यों उसने मटर के पौधे का चयन किया, इसके कोई दो कारण बताने हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। नंबर 1, मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। ये इजीली उगाया जा सकता है। दूसरा, मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। नंबर 3, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं तथा पौधे मुख्यतः स्वपरागित होते हैं। नेक्स्ट, मटर के पौधों में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मटर में कृत्रिम रूप से परागण द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता है। तो इनमें से आप कोई भी 2 कारण आप याद कर सकते हैं या फिर आप पूरे याद कर लीजिए। तो इसके और में भी हमें मेंडल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताना है हमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, या फिर इसे ही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में क्या होता है? जब दो जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस किया जाता है, तब एक लक्षण को दूसरे लक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। तो क्या होता है? एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है तथा प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। इससे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो ये है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, कोई डॉक्टर +1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। P कितना है? 1.5 डायप्टर। तो आपको इसकी F फाइंड करनी है। तो देखिएगा इसका सॉल्व हम कैसे करेंगे। ये है उसका सॉल्व। यहाँ P = +1/5 डायप्टर है। देयरफॉर F = 1/P। तो क्या आ जाएगा? 1/1.5, जिसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 0.67 m। ठीक है, तो ये इसका F की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। क्या करना है? लेंस की क्षमता दी हुई है और आपको उसकी फोकस दूरी निकालनी है।
तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, रिलेशन वही P = 1/f, सो F = 1/P। तो हमको P कितना दिया है 2, तो F = 1/-2। तो 1/-2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.50 m या मीटर, या फिर इसे ही आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। वह संख्या जो यह बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय, क्या बताती है, उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की, मतलब किसी माध्यम पे विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना है, कम या अधिक, यही संख्या कहलाती है, अपवर्तनांक कहलाती है। इसके और में क्वेश्चन दिया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? चलिए आंसर देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का। आंसर है, जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात, प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो निर्वात या वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यह है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या, जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो निर्वात या वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्व उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है? तो जो हमारे घर में जो उपकरण होते हैं उनको क्या होता है, समांतर क्यों जोड़ा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण बल्ब, टीवी, पंखे, हीटर आदि समांतर संयोजन में होने से धारा उनके प्रतिरोध के मान के अनुसार विभाजित हो जाती है। यदि ये पैरेलल जुड़े होते हैं, समांतर जुड़े होते हैं, तो उनके प्रतिरोध के मान के अनुसार धारा में विभाजित हो जाती है। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के अनुसार कम हो जाता है। प्रत्येक उपकरण का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने से उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी भिन्न भिन्न होता है तथा प्रत्येक उपकरण में आवश्यक विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। मतलब जिसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। अतः घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं जिससे प्रत्येक उपकरण को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। तो यही रीज़न है कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन 13 के और में पूछा है हमसे, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? तो जो फ्यूज वायर है वो लगाने से क्या होते हैं, विद्युत उपकरण नष्ट होने से बचते हैं। तो ये कैसे होता है ये हमें बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज़ क्या है, एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथों और संभावित आग से होने वाले नुकसान से बचाता है। फ्यूज में कुछ विशेष पदार्थों से बने तार होते हैं जो उनसे बड़ी विद्युत धाराओं के प्रवाहित होने पर जल्दी से पिघल जाते हैं। मतलब इनमें एक तार लगा होता है जो यदि उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी उनसे, तो ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं। इससे सर्किट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। और इनकम्प्लीट हो जाता है तो इससे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है और उपकरण जो हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, सर्किट में फ्यूज़ लगाए जाते हैं उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसकी चुंबकीय सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है। आंसर है, किसी चुंबक के निकट लाने पर उसका चुंबकीय बल चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर बल लगाता है। 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण। तो जैसे ही चुंबक के निकट चुंबकीय बल मतलब किसी चुंबक के निकट लाने पर उसका चुंबकीय बल, ठीक है, सुई के पास में चुंबक लाते हैं तो उसमें चुंबकीय बल लगाती है चुंबक, चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर बल लगाती है, उसके ध्रुवों पर बल लग जाती है और इसलिए दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। इसलिए जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। तो इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। आंसर देखेंगे। आंसर, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। कौन सी चुंबकीय सुई जो होती है हमेशा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यदि चुंबकीय रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को काट दें, तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय दिशाएं चुंबक की 2 दिशाएं हैं और दिक्सूचक ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि करें तो इसका मतलब है कि उसकी 2 दिशाएं जो कि संभव ही नहीं है। इसका मतलब कि इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। मतलब किन किन स्रोतों में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है आपको बताना है। तो दिष्ट धारा प्रवाहित होने वाले स्रोतों के नाम ऐसे हैं। पहला है शुष्क सेल, बंटन सेल, लेड एसिड बैटरी, कार, डायनेमो, दिष्ट धारा जनित्र। ये सब एग्जाम्पल हैं दिष्ट धारा के। इसके और में हमसे कुछ क्वेश्चन है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत मोटर जिन युक्तियों में उपयोग होती है उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। वॉशिंग मशीन, मिक्सर ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर, विद्युत पंखा, जनरेटर, जल पंप, DVD प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, इन सब में विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत क्या है, यह किस प्रकार अपक्षयित हो रही है। हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर मतलब 32 से 80 किलोमीटर समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर के ऊपर एक ओजोन की मोटी परत पाई जाती है। किसकी? ओजोन की मोटी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत एरोसॉल मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण क्षीण हो रही है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? आंसर है, जब बारिश की बूंदों के साथ एसिडिक या अम्लीय पानी धरती पर गिरता है तो इसे एसिड रेन कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं। यह पेड़ पौधों के लिए बहुत खतरनाक है। मानसून से पहले होने वाली बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। पहला है उपचयन और दूसरा है अपचयन। किसके योग से और ह्रास से? ऑक्सीजन के योग और ह्रास से हमें इसे समझाना है।
आंसर है उपचयन। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती है, तो वहाँ पे जो अभिक्रिया होती है वो है उपचयन। जबकि अपचयन जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट अभिक्रियाएं हैं। तो ये है आपका उपचयन और ये है अपचयन। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है संचारण और सेकंड है विकृत गंधिता। तो चलिए देखते हैं संचारण क्या होता है। आंसर है संचारण जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास नमी के संपर्क में आती हैं तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। और जैसे कि लोहे में जंग का लगना एक संचारण का एग्जाम्पल है। सेकेंड है हमारा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है? तेल या वसायुक्त पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद या गंध को बदल देते हैं। तेल या वसायुक्त पदार्थ क्या करते हैं? उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध को बदल देते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि चिप्स, ठीक है, तेल युक्त होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कुछ समय बाद उपचयित हो जाते हैं। यदि मॉइस्चर के या हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं और स्वाद और गंध को बदल देते हैं, और यही घटना कहलाती है विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 18, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र ये है हमारे पास में। ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। ये है आप डेंड्राइट, ये है नाभिक, ये है निसेल्स कण, ये है माइलिन शीथ, ये है साइटोन, डेंड्राइट, तंत्रिका तंतु और सीमेंटिक डिस्क। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताइए। हमको मानव नेत्र का क्या बताना है, नामांकित चित्र यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए ये है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ पे है आपका पूरा ये डायग्राम है मानव नेत्र का। ये होती है पुतली, ये होता है कार्निया, ये होती है आइरिस, ये होता है जलीय द्रव, ये पक्षाभिकी मांसपेशियाँ, दृष्टि पटल, फिर ये आपका रक्तक पटल, पीत बिंदु, कचाप द्रव, अंध बिंदु और रेटिना। तो इस तरीके से ये जो है आपका मानव नेत्र का नामांकित चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसी के और में दिया हुआ है, क्या होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं इसका चित्र सहित वर्णन। आंसर है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर निर्गत किरणों द्वारा बनाए गए 7 रंगों के समूह को श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं, जिसमें इसमें निर्गत 7 रंगों का क्रम निम्नानुसार होता है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरीके से जब श्वेत प्रकाश जाता है तो उसकी किरणें विक्षेपित होकर उसके आधार की ओर झुकती हुई 7 रंगों पे विभाजित हो जाती हैं। तो यही है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होती है। तो शुष्क HCl जो है वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, शुष्क HCl क्या करता है, ब्लू लिटमस टू रेड कर देता है। लिटमस पेपर में क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आर्द्र NH3 गैस, तो जो आर्द्र NH3 होता है, मतलब जो शुष्क NH3 होता है वो तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन आर्द्र NH3 क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। वैसे ही लेमन जूस ब्लू टू रेड, दही ब्लू टू रेड और साबुन का विलयन रेड टू ब्लू लिटमस पेपर को करता है।
इसके और में क्वेश्चन पूछा है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं? निम्न में से प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल छांटिए। पहला दिया है HCl साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HNO3 फॉर्मिक अम्ल एवं H2SO4। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। प्रबल अम्ल जो अम्ल अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन, जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल जो अम्ल अपने जलीय विलयन में कम संख्या में H+ या H3O+ आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम सूत्र और संरचना सूत्र चलिए हम देखते हैं क्या है। पहला है मीथेन, ठीक है, पहला है मीथेन जिसका सूत्र है CH4 ये और संरचना सूत्र है इसका ये। सेकेंड है एथेन C2H6 ये उसका संरचना सूत्र है। थर्ड है आपका प्रोपेन C3H8 और उसका संरचना सूत्र ये है। ब्यूटेन C4H10 जिसका संरचना सूत्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना, क्या उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। दूसरा था हमारा ऑक्सीकरण, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु का समूह आ जाता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है, किसी एक यौगिक के अणु के स्थान पर दूसरा कोई एक परमाणु अथवा परमाणु का समूह उसके स्थान पर आ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है साबुनीकरण, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, किसको, वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु, तो क्या होता है, वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जाइलम एवं फ्लोएम में 4 अंतर लिखिए। तो जाइलम एवं फ्लोएम पे 4 अंतर इस प्रकार से हैं। यह है जाइलम, जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण का परिवहन करता है। कौन, जाइलम। इसका अपोजिट क्या होता है, पत्तियों से अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। वैसे ही पदार्थ का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो कि मृत ऊतक है। इसमें है पदार्थों का परिवहन चालिनी नलिकाओं, इसमें वाहिकाओं द्वारा और इसमें चालिनी नलिकाओं द्वारा, सहचर कोशिकाओं द्वारा होता है। ये एक जैविक कोशिकाएं होती हैं। इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये है जाइलम और फ्लोएम पे
क्वेश्चन नंबर 22 के और में है रक्त एवं लसिका में 4 अंतर लिखिए। रक्त और लसिका में हमको अंतर बताना है। तो रक्त और लसिका में अंतर देखेंगे। लसिका और रक्त, यह एक रंगहीन द्रवीय ऊतक है। लसिका रंगहीन द्रवीय ऊतक है, जबकि रक्त यह गहरे लाल रंग का द्रवीय ऊतक है। लसिका इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव होता है और रक्त इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं। लसिका में अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं और रक्त में अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लसिका और रक्त में अंतर हुआ, के साथ ही हमारा सेट बी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व होता है। थैंक यू।